आज हम लॉर्ड इरविन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम रीडिंग तक पढ़ चुके थे 21 से 26 तक। आज 26 से 31 ईस्वी तक कार्यकाल जो था लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था। इस कार्यकाल में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है हम उस चीज को कवर करेंगे। तो यदि पहले पॉइंट की बात करें तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। साइमन कमीशन बंबई आया था भारत के लिए कानून बनाने के लिए, और उसमें ज्यादातर सदस्य अंग्रेज थे। ये जब हम स्वतंत्रता भारत का जो आधुनिक इतिहास में जब स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें हम विस्तृत एक एक पॉइंट को विस्तृत रूप से समझेंगे। अभी सिर्फ इन वायसराय का कार्यकाल के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं, तो इनके अंतर्गत जो घटनाएं हुई उसको एक आइडिया बना लेते हैं, ताकि वहां पे जब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत ना आए इनके कार्यकाल से कनेक्ट करने में। तो मोटा मोटा हम पढ़ लेते हैं। तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है। साइमन कमीशन का बहुत ही पुरजोर विरोध किया गया। क्यों किया गया अभी हम बात कर चुके हैं कि इसमें ज्यादातर अंग्रेज सदस्य थे, और इसी का बहिष्कार करते समय लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और उसी के विरोध में 1929 ईस्वी में दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया। लाला लाजपत राय की जो अंग्रेजों के पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में उनके सर पे चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी के विरोध में 1929 ईस्वी में दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया था। और फिर अगर हम घटना की बात करें तो लाहौर जेल में भूख हड़ताल के कारण जतिन दास की मृत्यु हो गई। जतिन दास जो उस समय के क्रांतिकारी थे, उनको लाहौर जेल में बंद थे उस समय, और वहां कैदियों से सही व्यवहार नहीं किया जा रहा था, तो इसके वजह से उन्होंने भूख हड़ताल की। जिनके हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई, तो अक्सर पूछ देता है कि भूख हड़ताल के कारण किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई, तो हम याद रखेंगे जतिन दास, जो लाहौर जेल में भूख हड़ताल पे बैठ गए थे सही व्यवहार न होने के कारण भारतीय कैदियों से। उसके बाद 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ। 1929 ईस्वी में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 1929 कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो इसमें एक निर्णय लिया गया कि पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य रखा गया कि हम इनसे पूर्ण स्वराज पाकर रहेंगे अंग्रेजों से। और स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया कांग्रेस द्वारा। तो किस अधिवेशन में निर्णय लिया गया, तो कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था, तो हम इस आंदोलन के बारे में विधिवत पढ़ेंगे बाद में गांधी जी के कार्यकाल में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 मई 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। इसमें इस आंदोलन को हम याद रखेंगे कि कैसे नमक कानून को उन्होंने तोड़ा था। तो 5 मई 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, एवं इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और 25 जनवरी 1930 ईस्वी को बिना किसी शर्त के लॉर्ड इरविन ने इनको छोड़ दिया। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और 25 जनवरी 1931 ईस्वी को बिना किसी शर्त के लॉर्ड इरविन ने इनको रिहा कर दिया। तो ये याद रखेंगे कि गांधी जी को किस शर्त पे, तो बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया गया। और 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। लंदन में गोलमेज सम्मेलन होता था
जिस 1930 में पहला हुआ, 31 में दूसरा हुआ, 32 में तीसरा हुआ। तो 1930 का जो सम्मेलन था, गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी से शुरू हुआ और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया था। उसके बाद हम आते हैं 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो उस समय गांधी इरविन समझौता जो है, उस समय गांधी जी और इरविन के जो इस समय का वायसराय था, एक समझौता हुआ। भारत में जो विरोध चल रहा था, जैसे कि हम कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों के सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उसके बाद ये जो नाराजगी थी साइमन कमीशन का, और बहुत से क्रांतिकारी जो उस समय काफ़ी एक्टिव हो चुके थे, तो इनके बीच समझौता हुआ कि इनका एक समझौता का जो मुख्य रीजन था वो था कि कैसे कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग ले और कैसे गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करें। तो उसके लिए गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 ईस्वी को होता है और इस समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और कांग्रेस की तरफ से वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे। तो यहाँ तक हमने देखा कि लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में क्या क्या हुआ 1926 ईस्वी से 1931 ईस्वी से। यदि मुख्य हम इनके बीच बात करें तो एक 1927 का मद्रास अधिवेशन है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिर 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता ये कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जतिन दास की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु और लाला लाजपत राय के लाठी लगने से सर पे लगने से मृत्यु हो गई। ये सब तथ्यों को हम याद रखेंगे। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 ईस्वी को हम याद रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन जिसका कार्यकाल 1931 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक था। तो 7 सितंबर, अब 31 में ये था लेकिन सितंबर आते आते वायसराय चेंज हो चुका था। 4 मार्च 1931 को हम देख रहे हैं कि गांधी इरविन समझौता करने वाला जो अगर वायसराय की बात करें तो लॉर्ड इरविन था, परंतु सितंबर में जब दूसरा गोलमेज 7 सितंबर 1931 ईस्वी को जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ तो उस समय लॉर्ड वेलिंगटन बन चुका था वायसराय भारत का। और गांधी जी ने कांग्रेस के सदस्य के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया था, परंतु ये सम्मेलन असफल रहा। वहाँ पे गांधी जी गए थे तो गांधी जी से विवाद हो गया, सहमति नहीं बन पाई और गांधी जी सम्मेलन को बीच में छोड़कर ही चले आए वापस भारत। और 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अब गोलमेज सम्मेलन असफल होने के कारण और गांधी जी की बात न मानने के कारण गांधी जी फिर अंग्रेजों से नाराज हो गए। और जो कि पहले सम्मेलन में जब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था तो गांधी इरविन समझौता हुआ था और मनाया गया था कि गांधी जी भाग लें सम्मेलन में। तो गांधी जी जब दूसरे सम्मेलन में पहुंचे तो गांधी जी की बात न मानने के कारण उन्होंने बीच में ही छोड़ के सम्मेलन चले आए और 3 जनवरी 1932 ईस्वी को, जो कि गांधी इरविन समझौता के बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया था, फिर शुरू कर दिया। 3 जनवरी 1932 ईस्वी से दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो ये तथ्य को हम याद रखेंगे। तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचायत की मैकडोनाल्ड ने घोषणा की। मैकडोनाल्ड उस समय का अधिकारी था। तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। अब ये सांप्रदायिक पंचायत क्या है? तो सांप्रदायिक पंचायत की बात करें तो उसमें दलितों को हिंदुओं से पृथक रखा गया, हिंदू नहीं माना गया और उनके लिए एक अलग कह सकते हैं कि निर्वाचन प्रणाली का घोषणा किया गया। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम में मुसलमानों को अलग निर्वाचक
प्रणाली प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार दलितों को भी इसने देने का प्रयास किया, परंतु गांधी जी से बहुत नाराज हुए। तो सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ। इसमें क्या था, तो दलितों को हिंदुओं से अलग करते हुए एक अलग निर्वाचन प्रणाली देने की घोषणा की गई, जिसमें गांधी जी बहुत ही नाराज हुए और वो अनशन पे बैठ गए। और अंत में भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता हुआ और दलितों को हिंदुओं का ही भाग मानते हुए उनको आरक्षण दिया गया, हिंदुओं से अलग नहीं माना गया। जबकि सांप्रदायिक पंचायत में दलितों को हिंदुओं से अलग माना गया था। और जब गांधी जी अनशन पर बैठे और उन्होंने कहा कि दलित हमारे भाई समान हैं, और इस प्रकार 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझा हुआ, जिसमें उनको हिंदुओं का भाग मानते हुए उनको आरक्षण दिया गया दलितों को। उसके बाद 17 नवंबर 1932 ईस्वी से तीसरा गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि पहले गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से जो शुरू हुआ उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दूसरा जो 7 सितंबर 1931 ईस्वी से संपन्न हुआ उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, और तीसरा में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तीसरा सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और इन तीनों सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। ये पूछता है कभी कभी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वो कांग्रेस से संबंधित नहीं थे, इसलिए कांग्रेस को हम अलग रखते हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और गांधी जी की बात करें तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, जो 7 सितंबर 1931 ईस्वी से संपन्न हुआ। और इसी के कार्यकाल में, लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में ही भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। और हम जानते हैं कि हमारा संविधान ज्यादातर इसी अधिनियम पे आधारित है, और इसी अधिनियम के अनुसार म्यांमार को भारत से भी अलग कर दिया गया था 1935 अधिनियम के द्वारा। तो यदि मुख्य तथ्यों की बात कर लें तो हम देख रहे हैं कि लॉर्ड इरविन और लॉर्ड वेलिंगटन के बीच जो है राजनीतिक उहापोह काफी बढ़ चुकी थी। और जो हम अगर बाद में अधिवेशन की बात करेंगे, जब अधिवेशन हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे मद्रास अधिवेशन के बाद युवाओं ने कांग्रेस की बागडोर संभाली, जिसमें मुख्य तौर पे एक उभरता सितारा उभरे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपने पिताजी मोतीलाल नेहरू को रिप्लेस कर दिया, एक तरह से हम कहते हैं एक सितारे के रूप में उभरे। और उन्होंने कैसे कांग्रेस को लीड किया, ये सब चीज जब हम पढ़ेंगे अधिनियम और स्वतंत्रता आंदोलन, तो उस समय हम विधिवत रूप से एक एक बात पे चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हम वायसराय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक बार इस ईयर से जैसे कि कितने से कितने बीच थे और उसके बीच बीच महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, एक बात यहाँ से कनेक्ट रहेगा। तो वहां से हम जब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो यहाँ से खुद को आराम से हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो एक बार फिर अगर हम इसकी बात कर लें तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। इसके विरोध में लाला लाजपत राय के पहुंचे थे और वहां पे विरोध कर रहे थे, तो लाठीचार्ज हुआ, सर में चोट लगा और उनका देहांत हो गया। और जतिन दास की लाहौर जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल क्यों कर रहे थे? क्योंकि कैदियों को वहां पे उचित व्यवस्था नहीं मिल रही थी। और 1929 को लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उसमें पूर्ण राज्य की मांग रखी गई और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तो 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 ईस्वी को बिना किसी शर्त के गांधी जी को छोड़ दिया गया। फिर आते हैं गोलमेज सम्मेलन पे। तो गोलमेज सम्मेलन 30 में हुआ। 12 नवंबर 1930 को जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, भारत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें इरविन ने गांधी जी को मनाने की कोशिश किया कि वो गोलमेज सम्मेलन में जाएं और अपना सैन्य आंदोलन बंद करें। गांधी जी इस पे सहमत हो गए
उन्होंने दूसरे गोलमेज जाने का निर्णय लिया और अपना आंदोलन स्थगित कर लिया। परंतु जब वो गोलमेज सम्मेलन में गए तो वहाँ कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ये गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिए और एक सम्मेलन पूरी तरह से फेल रहा। उसके बाद गांधी जी नाराज हुए और 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सैन्य आंदोलन शुरू कर दिया। फिर हम आते हैं कि 16 अगस्त 1932 ईस्वी को फिर एक अंग्रेजों ने चाल चला और वेलिंगटन के इशारे पे हम कह सकते हैं कि मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी, जिसमें दलितों को हिंदुओं से अलग कर दिया गया। जो कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुसलमान और हिंदुओं में भेद विभेद करने का कार्य किया गया था मार्ले मिंटो द्वारा। वही कार्य यहाँ पे मैकडोनाल्ड ने दलितों और हिंदुओं के बीच करना चाहा और हिंदुओं को दलितों से अलग कर दिया और दलितों के लिए आरक्षण दिया, जिसका गांधी जी ने जबरदस्त विरोध किया, अनशन पे बैठे। अंततः 24 सितंबर 1932 ईस्वी को अम्बेडकर जी को मनाने में कामयाब रहे और पूना समझौता हुआ और पूना समझौता में हिंदुओं का ही भाग दलितों को मानते हुए आरक्षण का प्रावधान किया गया। आरक्षण फिर भी दिया गया लेकिन हिंदुओं का भाग मानते हुए दिया गया। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो हमारा संविधान का ज्यादा भाग इसी पे आधारित है। ये कहें तो जड़ है हमारे संविधान की और इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। अब आते हैं अगले वायसराय पे। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 ईस्वी तक वायसराय भारत का वायसराय रहा। 1943 36 से 43। इसी बीच भारत शासन अधिनियम 1935 आ चुका था। हम वेलिंगटन के कार्यकाल में देखें कि 1935 अधिनियम उसी के समय प्रस्तुत हो चुका था। तो 1935 अधिनियम के तहत भारत में चुनाव कराए गए। पहली बार आम चुनाव कराए गए, जिसमें कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई और 6 में पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त किया। 11 में से 8 में सरकार बनाई और 6 में पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त किया, मतलब उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ी, अपने दम पे सरकार बनाया। उसके बाद 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और इसमें अंग्रेजों ने बिना भारतीयों से राय मशविरा किए भारतीयों को विश्व युद्ध में झोंक दिया, जिससे कांग्रेस के नेता काफी नाराज हुए, क्योंकि उस समय अब इनकी सरकारें भी बन चुकी थी और अंग्रेजों ने इन लोगों से राय मशविरा लेना भी उचित नहीं समझा और कांग्रेस ने इसका बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई, न कोई भाई न कोई पाई। ये कांग्रेस का नारा था और विरोध करते हुए जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी सभी लोगों ने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और ये सब हुआ विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस से बिना मशविरा लिए भारतीयों को झोंक देने के कारण हुआ। उसके बाद 1 मई 1939 ईस्वी में हम देख रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक अपना नई पार्टी बनाई। उससे पहले सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में के बहुत ही दिग्गज नेताओं में इनकी गिनती हो रही थी, लेकिन अचानक विवाद होने के कारण, ये बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, तो विवाद होने के कारण ये कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। तो सिकंदर हयात खान ने इसको बनाया था। एक तरह से कह सकते हैं कि ये मसौदा तैयार किया था पाकिस्तान के मांग की और फजलुल हक ने इसको पेश किया। सिकंदर हयात खान ने इस प्रस्ताव को तैयार किया और फजलुल हक ने इसको पेश किया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग का भी अपना अधिवेशन होता था। जिस प्रकार कांग्रेस का अधिवेशन होता था उसी प्रकार मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होता था। लाहौर के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग को रखा। तो पाकिस्तान की मांग कब की गई?
1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। ये हम याद रखेंगे। किसने मसौदा तैयार किया? सिकंदर हयात था। प्रस्तुत किसने किया? फजलुल हक ने किया। उसके बाद हम आते हैं 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। ये क्वेश्चन पूछता है कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। इस प्रस्ताव के बारे में हम चर्चा करेंगे। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्वेश्चन पूछ देता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1942 में आया। इस क्रिप्स मिशन का विरोध मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने किया। इनसे वार्ता के क्रम में यदि बात करें तो इनसे वार्ता करने वाले जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद क्रिप्स मिशन से वार्ता किए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति अलग है, अगस्त प्रस्ताव अलग है। इस चीज को हम याद रखेंगे कि अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को पेश किया गया अंग्रेजों के द्वारा और अगस्त क्रांति की यदि हम बात करेंगे तो 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया। इसी को हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसी अगस्त क्रांति में अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। ऑपरेशन जीरो आवर के आगे रात में 12 बजे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को पकड़ लिया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया ताकि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचला जा सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लॉर्ड लिथल 1936 से 1943 ईस्वी, तो इससे पहले जो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी पारित हो चुका था उसके अनुसार इलेक्शन कराए गए। पहली बार भारत में आम चुनाव कराए गए और उसमें कांग्रेस ने 11 राज्यों में से 8 राज्यों में प्रांतों में सरकार बनाई। इसमें 6 में पूर्ण बहुमत था। और विश्व युद्ध में 1939 जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुआ तो अंग्रेजों ने बिना नेताओं से मशविरा किए भारतीय सैनिकों को विश्व युद्ध में झोंक दिया, जिसका कांग्रेस ने विरोध करते हुए न कोई भाई न कोई पाई का नारा देते हुए सभी अपने प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो इसको यदि हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि कहीं न कहीं अब जो राजनीतिक चेतना थी अब काफी आक्रामक रूप से भारतीय नेताओं की जाग चुकी थी और इनको इलेक्शन में उतरने का मौका मिला और ये अपने सरकार बनाए। और आगे चल करके हम देख रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस उस समय बहुत ही ख्याति प्राप्त कर चुके थे कांग्रेस में। ऐसा लग रहा था कि अब आने वाले समय में कांग्रेस की बागडोर सुभाष चंद्र बोस ही संभालेंगे, परंतु कुछ विवाद हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस खुद को अलग करने का फैसला किया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई और 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इसका मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने विरोध किया। अंत में हम देख रहे हैं 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसको हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया अपने मंत्रिमंडल से तो उसको मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के नाम से मनाया। तो ये सब बातें हैं जो बाद में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो 1936 से 1943 ईस्वी के बीच का हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं अगले वायसराय पे। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया। हम जानते हैं कि अबुल कलाम आजाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो शिमला समझौता बुलाया क्यों गया? 25 जून 1945 को शिमला समझौता हम याद रखेंगे वेवेल ने बुलाया। इसमें मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस ने प्रतिभाग किया। इसमें निष्कर्ष ये निकाला गया कि भारत में
कि भारत में जो भी क्रियाकलाप है या कानून बनाने हैं उसके लिए 12 सदस्य भारतीयों को चुनना था, जिसमें 6 हिंदू और 6 मुसलमान होने थे। परंतु मुस्लिम लीग ने ये कंडीशन रख दिया कि जो 6 मुसलमान होंगे वो 6 के 6 मुस्लिम लीग से होंगे। तो यहाँ पे मामला ये फंस गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष ही मुस्लिम थे, अबुल कलाम आज़ाद। अब वही समिति में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि 6 मुसलमान अगर मुस्लिम लीग से हो जाएंगे तो अबुल कलाम आज़ाद के लिए जगह ही नहीं बचेगा, क्योंकि वो कांग्रेस के थे। तो अब कांग्रेस को 6 हिंदू अपना प्रतिनिधि भेजना पड़ता, जबकि कांग्रेस में हिंदू मुसलमान दोनों लोगों का प्रतिनिधित्व था। तो शिमला समझौता से भी कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकला, मुस्लिम लीग अपने बात पे अड़िग रही। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, वायसराय वेल ने बुलाया था, और कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया, क्योंकि उस समय अध्यक्ष थे। 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता करने वाली लेबर पार्टी सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। 1945 में क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से वहां के प्रधानमंत्री बने थे, इनका प्रथम जो कार्रवाई था कि भारत में चुनाव कराया जाए। भारत में चुनाव कराना इनका महत्वपूर्ण बिंदु था क्लीमेंट एटली का, लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद। तो उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, क्यों आया? कैबिनेट मिशन का ये प्लान था कि कैसे भारतीयों को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए, इसके लिए उसको नियम बनाने के लिए भेजा गया, जिसके सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये नाम अक्सर पूछ देता है परीक्षाओं में कि कौन कौन तीनों सदस्य का नाम क्या था, तो हम याद रखेंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन में 3 लोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके पद की चर्चा हम बाद में करेंगे जब स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे। उसके बाद 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभु सत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 फरवरी 1947 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को पूर्ण रूप से, हम अगर कहें तो इनका कहना था कि आजाद कर दिया जाएगा, जून 48 तक पूरी प्रभु सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। तो यदि हम इसके कार्यकाल की, वेवेल के कार्यकाल की बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें लेबर पार्टी इंग्लैंड से जो है काफी एक्टिव रही, और शिमला समझौता बुलाया गया, कैसे इनको शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरित की जा सके, इसी पे इसका जो है पूरा कार्यकाल निर्भर रहा। तो 1944 से 47 ईस्वी तक ये कार्यकाल रहा। तो शिमला समझौता किसने बुलाया था? तो लॉर्ड वेवेल ने बुलाया था 25 जून 1945 ईस्वी को। तो इस प्रकार हमने लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल को देखा। अब हम अगले वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में समझेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948, छोटा सा कार्यकाल है परंतु डाटा बेस्ड है, तो इसको हम कोशिश करते हैं कि समझ लेते हैं। तो सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित, और इस योजना के द्वारा भारत को विभाजित कर दिया गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि माउंटबेटन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि वो भारतीयों को सत्ता का स्थानांतरण कर सके, और 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना का घोषणा हुआ और भारत को विभाजित कर दिया गया। ये तय हो गया कि अब भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बनेंगे। 4 जून 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली।
ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि 4 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता का विधेयक पेश हुआ। पेश कब हुआ? 4 जुलाई 1947 को, और पास हुआ 18 जुलाई को। ये दोनों हम यहाँ पे डेट याद रखेंगे कि कब भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और कब पास हुआ। उसके बाद यदि हम बात करें तो विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। ये तो हम लोग जानते ही हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुआ। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे पहले भारत के वायसराय हो रहे थे, परंतु वायसराय का मतलब था कि वो ब्रिटिश ताज के अधीन शासन करते थे। परंतु जब ब्रिटेन ने सत्ता का हस्तांतर करने का निर्णय ले लिया तो ब्रिटिश ताज से भारत का जो भारत देश था जो अलग हो गया, और फिर से भारत का गवर्नर जनरल, पद का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल यदि हम बात करें तो माउंटबेटन था। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो फिर भारत का अगर माउंटबेटन अब चूंकि अंग्रेज था तो चला गया, तो उसके बाद गवर्नर जनरल बनाया गया श्री राजगोपालाचारी को। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो हम लॉर्ड माउंटबेटन। यदि ये पूछता है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो हम राजगोपालाचारी को याद रखेंगे। यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, यदि भारतीय लगा देगा तो राजगोपालाचारी को हम टिक करेंगे, अन्यथा लॉर्ड माउंटबेटन। तो अब हम स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ हम वहां से कनेक्ट करेंगे चीजों को, कैसे हमने कार्यकाल के बारे में पढ़ा, जो हमने 1757 से शुरू किया था 1947 तक, कैसे बंगाल के गवर्नर हुए, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया, और अंत में फिर गवर्नर जनरल हो गया। तो हमने देखा, अब अगर इन पदों के अंतर की बात करें कि बंगाल का गवर्नर क्या था, तो जब बंगाल सिर्फ और सिर्फ बंगाल पे जब अंग्रेजों का नियंत्रण था, तो वहाँ के जो मुख्य वहाँ का जो सत्ता संचालित करता उसको बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। परंतु जब मद्रास और बंबई का भी संचालन बंगाल से होने लगा, तो अब बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, क्योंकि सिर्फ वो बंगाल का मालिक नहीं था, मद्रास और बंबई भी उसके अधीन आ चुके थे। इसलिए बंगाल का गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, क्योंकि बंगाल के मद्रास और बंबई आ चुके थे। उसके बाद यदि हम बात करें तो बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल हो गया 1833 के अधिनियम के तहत। और उस समय हम जानते हैं कि पूरे लगभग भारत में अंग्रेजों ने अपना सत्ता काबिज कर लिया था, और इसलिए अब पूरे भारत उनके नियंत्रण में आ चुका था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद हमने देखा कि 1857 की क्रांति के बाद अब ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी के अधिकार को कम किया, और उसने निर्णय लिया कि भारत का गवर्नर जनरल नहीं, वहां पे हमारा एक एजेंट बैठेगा जिसको हम लोग वायसराय के नाम से जानते हैं, तो उसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि वायसराय अब ब्रिटिश ताज के अधीन सत्ता देखेगा, मालिक वहां है, ब्रिटेन में बैठा रहेगा, और उसका एजेंट के रूप में अब ये शासन देखेगा। अब कंपनी सर्वे सर्वा नहीं रहेगी, और उसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और जब भारत आजाद हो रहा था तो उस समय अब फिर ब्रिटिश ताज का जो सत्ता था वो समाप्त हो गया, और पुनः भारत के वायसराय का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल हो गया, और फिर आगे जाके ये व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। अब अगले क्लास से हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन। धन्यवाद।